अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th की जो फिज़िक्स की जो न्यू बुक है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर रोटेशनल मोशन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ेंगे और इनका जो सोल्यूशन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक एक अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। और आपके कमेंट्स पढ़ के जो है एक्सप्लेनेशन में अगर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम वो इम्प्रूवमेंट ला सकें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है किसी भी टॉपिक का वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। आज के लेक्चर में जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़नी है, तो जो पहली एग्जाम्पल है 3.1, उसकी स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3.1 के एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड के एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वो 1 सेकेंड में जो है वो अपनी 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। इज़ स्विच्ड ऑफ। एक जो है पंखा है जो कि हमारे घरों के ऊपर, छतों के ऊपर लगा होता है, घरों में छतों के ऊपर लगा होता है। उन्होंने कहा है कि वो पंखा जो है अपनी जो 3 रेवोल्यूशंस हैं पर सेकेंड, वो 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जब हम लोग उस पंखे को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ, इज इट कम्स टू रेस्ट इन 18.18 सेकेंड। यानी कि जब एक पंखा है वो अपनी 3 रेवोल्यूशंस को जो है वो 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। जब हम लोग उस पंखे को बंद कर देते हैं तो उस पंखे को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते घूमते उसकी स्पीड कम होते होते रेस्ट में आने के लिए उसको जो है 18 सेकेंड लगते हैं। अज्यूमिंग डिसलेरेशन टू बी यूनिफॉर्म, हम लोगों ने ये अज्यूम करना है क्या उसकी डिसलेरेशन जो है यूनिफॉर्म है। या डिसलेरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या वो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डिसलेरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू क्या है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जब वो पंखा जिसको जो कि 1 सेकेंड में 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, जब हम लोग उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, जब वो रेस्ट में आता है, तो रेस्ट में आते आते वो कितनी रेवोल्यूशंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें कि डिसलेरेशन हमारे पास क्या होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग जो है वो डिसलेरेशन बोलते हैं, कि हमारे पास जो नेगेटिव, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसका एक्सीलरेशन बोलते हैं, अगर हमारे पास जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है हम लोग उसको जो है वो डिसलेरेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, अब देखें किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम लोग जब पंखे को स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट की जो उसे फोर्स दे रहा था, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा था, वो फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, और उसका जो एक्सीलरेशन जो है वो डिसलेरेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास जो जो चीज़ें दी गई हैं वो ये है हमारे पास कि जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखिए, पंखा जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो इसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी हमारे पास 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड होगी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 0 होगी, क्योंकि जब पंखा रेस्ट में आ जाता है तो वो कोई भी रोटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस वजह से उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और जब उसको जो है वो रेस्ट में आने में जो टाइम लगता है वो 18 सेकंड होता है। तो हम लोगों ने ये अज्यूम करना है कि डिसलेशन यूनिफॉर्म है, तो उसकी अगर हमारे पास यानी कि उसके ऊपर फोर्स जो लग रही थी पंखे के ऊपर, जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रहा था और हमें हवा दे रहा था, जब वो फोर्स उसके ऊपर ख़त्म होगी तो उस फोर्स ख़त्म होने की वजह से वो पंखा जो है आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट में आना शुरू कर देगा। इस वजह से उसका जो एक्सीलरेशन है जो फोर्स की वजह से लग रहा था वो डिसलेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो एक जैसा है। अगर वो एक जैसा है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस पंखे ने जो है रेस्ट में आते आते कितनी रेवोल्यूशंस जो हैं वो और परफॉर्म करनी है वो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डाटा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है, पंखा रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में आने के लिए उसको जो है वो 18 सेकंड लगते हैं। तो फिर हम लोग जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है वो डिसलेशन है, यूनिफॉर्म डिसलेशन की वैल्यू, और उस पंखे ने रेस्ट में आते वक्त कितनी रेवोल्यूशंस परफॉर्म की हैं वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, एग्जाम्पल 3.1 है, उसमें जो डाटा है हम लोगों ने जब भी कोई न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आप लोगों ने इस तरह सॉल्व करनी है तो सबसे पहले डाटा की हेडिंग देनी है, फिर रिक्वायर्ड जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, फिर फार्मूला, फिर उसके बाद सोल्यूशन और उसके बाद आंसर की हेडिंग लगानी है। तो जो डाटा हमारा इस स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया है वो हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जो कि 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, ठीक है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो कि हम लोगों ने इसको ओमेगा एफ से डिनोट किया है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आते वक्त हमारे पास जो टाइम लगा है वो हमारे पास 18 सेकेंड है। हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, जो चीज़ें हम लोगों ने रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है डिसेलरेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। डिसेलरेशन और रेवोल्यूशन हमारे पास जो है वो थीटा होगा, क्योंकि वो जो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है तो हम लोग उसकी मोशन के उसके डिसेलरेशन और रेवोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो यूज़ करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ओमेगा एफ इजिकल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी है, ये हमारे पास फर्स्ट ही एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हमारे पास जो सेकंड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्र। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्र नेगेटिव ओमेगा आई स्क्र। ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डिसेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यानी कि हम लोगों ने अल्फा फाइंड आउट करना है। तो देखें, फर्स्ट एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अल्फा है, सेकंड एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अल्फा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी अल्फा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें जो है वो ओमेगा एफ की वैल्यू भी पता है, ओमेगा आई की वैल्यू पता है, अल्फा फाइंड आउट करना है, टी भी हमें दे दिया गया। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फिर यहाँ यूज़ करेंगे फार्मूला के तौर पर, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें तो वहाँ एफ अल्फा डिसेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में जो है वो मुश्किल होगी। इसीलिए जिस तरह फिर हमारे पास ये देखें रेवोल्यूशन, ये थीटा है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में तो थीटा नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में भी है, और इस जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन दोनों में जो है वो डेल्टा है। तो देखिए स्टूडेंट, जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो हमारे पास ये वी एफ स्क्र और वी ओमेगा एफ स्क्र और ओमेगा आई स्क्र आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्क्र आ रहे हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास एक ही स्क्र आता है, अल्फा टी स्क्र। तो हम लोग जो है वो रेवोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर मोशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए अब देखें, हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, हम लोगों ने यहाँ से जो है वो अल्फा फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोगों ने यूज़ ही जो है वो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो फिर हमारे पास अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा को सेपरेट करना होगा। तो अल्फा को सेपरेट करने के लिए ये मेगा आई जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये टी जो है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रीअरेंज करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग लिख देंगे कि रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, जो अब हम लोगों ने उसको रीअरेंज किया तो वो हमारे पास है, ये जो है ओमेगा आई जो है यहाँ पे प्लस पॉजिटिव में था, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, टी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ नेगेटिव ओमेगा आई बन गया। फिर हमारे पास जो ओमेगा एफ की वैल्यू जो थी 0 थी, ओमेगा आई की वैल्यू थी हमारे पास 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड थी। ओवर टाइम जब हम, और टाइम जो था हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइम जो था वो 18 सेकंड दिया था। जब हम लोगों ने ये सारी तीनों वैल्यूज़ उठाकर जब यहाँ पर पुट कर दी, तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास -3/18 रेवोल्यूशन पर सेकेंड और
ये भी सेकंड की जो यहाँ पर जो पावर है वो 1 है। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है -1 है। जब इस ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1, -1, -1, -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जब हम लोगों ने -3/18 को सोल्ड आउट किया तो हमारे पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन आया वो -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, या डिसलेरेशन की हम लोग कह सकते हैं। ये हमारे पास जो अल्फा है ये डिसलेरेशन है, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है थीटा, ये थीटा फाइंड आउट करना है। और इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी, थीटा इज इक्वल टू मेगा आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फिर हम लोग सिंपली जो है वो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास है -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा आई की वैल्यू जो हमारे पास 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, टाइम भी हमारे पास जो है 18 सेकंड दिया हुआ है। तो जब हम लोग सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर ले देंगे तो हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, फिर हम लोगों ने ये लिखा कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन टू में जब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, ये 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये जो हमारे पास ओमेगा आई की थी, ये 18 सेकंड हमारे पास टाइम था, ये 1/2 फार्मूला ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था, ये हमारे पास -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी, ये 18 स्क्वायर जो है वो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू थी। जब हम लोगों ने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास जो थीटा इज इक्वल टू जो है वो 26.99 आ गया। जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 27 रेवोल्यूशन आ गई। तो हम लोगों ने फिर बाद में आंसर में लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल से एग्जांपल, जिस तरह कोई भी इस तरह की चीज़ है, जब इसको सोल्व आउट करना है तो पहले उसके डाटा की हेडिंग लगानी है, फिर रिक्वायर्ड की, फिर फार्मूला की, फिर सोल्यूशन की, फिर एंड उसको सबको सोल्व आउट करके फिर एंड पे उसका जो है वो आंसर लिखना है। तो डिसलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास -0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर था। द फैन कंप्लीटेड 20 रेवोल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और जो हमारे पास जो थीटा है, जो जो कि हम उसकी रेवोल्यूशन थी वो फाइंड आउट करनी ही थी। तो वो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास एक पंखा चल रहा है होता है और वो 1 सेकंड में अपनी 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, फिर हम लोग उस पंखे को जो बंद कर देते हैं, तो रेस्ट में आते आते वो जो है वो 27 रेवोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो फिर हम लोग ये जो रेवोल्यूशन वाला जो थीटा इज इक्वल टू 27 रेवोल्यूशन जो फाइंड आउट किया, वो ये है कि द फैन कंप्लीटेड 27 रेवोल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, के फैन जो है वो रेस्ट में आने से पहले जो है वो 27 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 3.2 के इफ़ अ CD spins at 210 revolution per minute, 210 revolution per minute, what is the radial acceleration of a point on the outer rim of CD के CD की आउटर रिम जो है उसका रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा। वट इज द CD इज 12 सेंटीमीटर डायमीटर, और CD का जो डायमीटर है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट CD आप लोगों ने देखा होगा बचपन में कि CD हमारे पास जो इस तरह की होती है, ठीक है, ये उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अक्सर बच्चे जो है सीडी यहाँ पर अपनी उंगली डालकर जो है सीडी को अपनी उंगली के ऊपर गोल गोल घुमाते भी थे। तो उन्होंने कहा है कि जो सीडी है वो स्पिन कर रही है, ठीक है, 210 रेवोल्यूशन पर मिनट के हमारे पास जो ये जो सीडी है वो 1 मिनट में 210 दफ़ा जो है वो स्पिन करती है। तो उसका रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा, वो पॉइंट ऑन द आउटर रिम ऑफ द सीडी के आउटर रिम से जो है वो उसका रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा। अगर हमारे पास सीडी का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, सीडी का डायमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसके ये हमारे पास उसका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डायमीटर होता है। सीडी का सेंट्रल पॉइंट से दोनों साइड का डिस्टेंस हमारे पास डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया गया। अगर हम लोग उसको एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी उसका रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है वो डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो एक साइड का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो ये है कि उसका रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा ऑफ अ पॉइंट टू ऑन द आउटर रिम ऑफ अ सीडी, और सीडी का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि हमें डेटा में जो चीज़ें दी गई हैं वो ये है कि 210 रेवोल्यूशन पर मिनट की सीडी जो स्पिन करती है वो
10 रेवोल्यूशन पर मिनट स्पीड के ऊपर मूव करती है, उसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है। उसका जो रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा, वो पॉइंट ऑन द आउटर रिम ऑफ द सी डी के आउटर रिम से, यानी कि ये सी डी का जो है वो आउटर रिम है, इस आउटर रिम से जो है उसका इस सेंट्रल पॉइंट तक उसका रेडियल एक्सीलरेशन कितना होगा। तो हम लोगों ने इसका रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2.3.2 थी, जो हम लोगों ने सबसे पहले उसका डाटा लिखने कि उसकी स्टेटमेंट में जो है वो डाटा कितना है। तो सबसे पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बताएगी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 210 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी 210 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसको हम लोग रेवोल्यूशन पर मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो रेवोल्यूशन को जो है वो 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो 210/60, जब हम लोगों ने इस रेवोल्यूशन को जो है वो 60 पे डिवाइड कर दिया, ताकि हम लोग 210 रेवोल्यूशन पर मिनट को 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड में जो है कन्वर्ट कर सकें, तो हम लोगों ने इसको 60 पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई वो हमारे पास 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गई। कि हमारे पास जो फिर एंगुलर वेलोसिटी होगी सी की वो 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो एक रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास 2 पाई रेडियन की इक्वल है। हम अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर ये एक बॉडी है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका जो इस बॉडी का जो एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, इस बॉडी का जो एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो इस रेवोल्यूशन की जगह जब हम लोग 2 पाई रेडियन पुट कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। जब हम लोगों ने 3.2 को जो है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई करवाया तो 7 पाई रेडियन पर सेकेंड हमारे पास जो है वो आ गया। कि हमारे पास सी डी की जो एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास वो 7 पाई रेडियन पर सेकंड हमारे पास जो है उस सी डी की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। सबसे पहले हमारे पास डाटा दिया हुआ था 210 रेवोल्यूशन पर मिनट। इस रेवोल्यूशन पर मिनट को हम लोगों ने रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको 60 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ गई। रेवोल्यूशन जो है हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है एक रेवोल्यूशन। तो इस वजह से हमारे पास जब इस रेवोल्यूशन की जगह हम लोगों ने 2 पाई रेडियन पुट किया तो हमारे पास जो है वो 7 पाई यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7 पाई रेडियन आ गई। यानी कि सी डी की जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 7 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई। पहले हम लोगों ने इसको मिनट से जो है वो सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर जो है वो रेवोल्यूशन की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी सी डी की फिर वो 7 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई। फिर हमारे पास उन्होंने कहा है कि डायामीटर जो है वो सी डी का 12 सेंटीमीटर है। अब देखें ये हमारे पास एक सी डी है, ठीक है, इस सेंटर से दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर है। अब उन्होंने कहा कि दोनों साइड का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास जो है वो आर होगा। अगर हम लोगों ने इसको एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डायमीटर हमें पता है 12 सेंटीमीटर, एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसके डायमीटर को जो है वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें जो रेडियस जो एक साइड का डिस्टेंस है सी डी के सेंटर से वो हमें पता चल जाएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो रेडियस जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही किया है कि हमारे डायमीटर हमें दे दिया गया था 12 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने जब एक साइड का डिस्टेंस से यानी सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक साइड का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस हमारे पास जो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 6 सेंटीमीटर जो है रेडियस आ गया। सेंटीमीटर आपको पता है 10⁻² के इक्वल, 10⁻⁻2 के इक्वल होता है। तो 10 इस सेंटी की जब हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो 10⁻⁻2 था हमारे पास, वो आ गया। फिर हमारे पास जो है वो हम आर इज इक्वल टू हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर आ गया। फिर आर इज इक्वल टू हमारे पास 0 हम लोग जब ये -2 है 10⁻⁻2 है 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम लोगों ने इसको खोल कर लिखा तो हमारे पास जो आर इज इक्वल टू 0.06 मीटर हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई रेडियस की कि सी डी का जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो है हमारे पास इज इक्वल टू वी, एक्सीलरेशन हमारे पास v²/r के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन स्टूडेंट्स देखें, अगर बॉडी
देखें ये हमारे पास CD है, अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, यानी कि ये CD जब हम लोग इसको गोल गोल घुमाते हैं तो ये जो सेंटर होता है CD का, वो इस CD के एजेस को जो है वो, आउटर रिम्स को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो सेंटर होता है CD का, वो CD के आउटर रिम्स को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जो फोर्स होती है वो इनवर्ड होती है, यानी कि वो सेंटर सेकिंग फोर्स होती है, वो सेंटर से आ रही है, इसलिए फोर्स जो इनवर्ड होगी। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर फोर्स इनवर्ड है तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन होता है वो भी इनवर्ड होगा। तो इस वजह से हमारे पास देखें जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा हमारे पास इनवर्ड है, वो V² ओवर R के इक्वल हो गया। V जो हमारे पास आपको पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पे V का स्क्वायर है तो R ओमेगा जो है वो हम लोग लिखेंगे तो R ओमेगा का स्क्वायर, तो ए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो R² ओमेगा स्क्वायर ओवर R आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारे पास जो है वो R ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल आ गया, जो इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। तब देखें यहाँ पर R की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है और जो है वो ओमेगा की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 7.18/सेकेंड। तो जब हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो फार्मूला में हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो हमारे पास है A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। यहाँ पे जब हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, तो जब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो ओमेगा की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास थी 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियन पर सेकेंड। जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो थी 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। पाई की जब हम लोगों ने वैल्यू लिख दी 3.14, तो वो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई फिर 3.14 रेडियन पर सेकेंड बन गया। ठीक है, ओमेगा और उसके यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ इसके ऊपर भी जो है हमारे पास स्क्वायर आ गया। 7 पाई रेडियन पर सेकेंड को जब हम लोगों ने खोल के लिखा तो 7 मल्टीप्लाई 3.1 रेडियन पर सेकेंड जो है हमारे पास, ये हमारे पास उसका स्क्वायर है, ये आ गया। फिर हमारे पास R की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी हम लोगों ने, वो हमारे पास पहले तो 6 सेंटीमीटर आई थी, फिर हम लोगों ने 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर लिखा, फिर हम लोगों ने इसको 0.06 मीटर लिखा। तो R की जो वैल्यू है हमारे पास 0.06 मीटर आ गई। जब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 7 को 3.17 से, फिर उसको 0.06 मीटर से, तो हमारे पास जो रेडियल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमारे पास 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, जब हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व आउट किया, हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 28.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, लेकिन जब हम लोग उसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। तो फिर हम लोगों ने यही चीज़ जो है उठा के आंसर में लिख दी कि रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द आउटर रिम ऑफ CD, कि हमारे पास CD के आउटर रिम पर जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है वो हमारे पास जो है वो 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास एक CD है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और जो है वो 1 मिनट में जो है वो 210 मरतबा रेवोल्यूशन पर मिनट परफॉर्म कर रही है, तो उस CD के जो आउटर रिम जो होता है उसका जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है वो हमारे पास 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.3 के हमारे पास जब देखें उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास एक बॉल है, वो एक स्ट्रिंग के एंड के ऊपर जो है वो टाइट है। ठीक है, तो जब ये बॉल जो है वो एक वर्टिकल सर्कल में जो है स्विंग करती है, तो इसका जो रेडियस होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे पास जो ये फिगर 3.7 वाली जो डायग्राम है वो इसी एग्जाम्पल नंबर 3.3 से रिलेटेड है। तो वो उन्होंने कहा है कि जब देखें अगर जो बॉल टेंशन होती है वो किसी भी बॉडी को जो है वो इनवर्ड स्ट्रेच करती है, इनवर्ड खींचती है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक बॉल है वो एक स्ट्रिंग के साथ के ऊपर अटैच है। ठीक है, तो इस स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो एक सर्कल वर्टिकल सर्कल जिसका रेडियस जो है हमारे पास R होगा। ठीक है, उसमें स्विंग करेगी यानी कि घूमेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के एक्शन के अंडर व्हाट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो है टेंशन है वो क्या होगी, व्हाट द बॉल इज एट द पॉइंट ए ऑफ अ पाथ ऑफ द पाथ। अगर हमारे पास ये जो बॉल है अगर वो
इस पॉइंट एट ए के ऊपर होगी तो उसमें जो जिस स्ट्रिंग से वो अटैच है उसकी टेंशन कितनी होगी और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यूज भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास उस एमसीक्यूज में है हम लोगों ने देखा था कि इस पॉइंट ए के ऊपर जो है वो इस बाल की इस स्ट्रिंग की जो टेंशन है, जिस बाल स्ट्रिंग से ये बाल अटैच्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में है इस स्ट्रिंग का जो है वेट है। देखिए अगर हमारे पास ये इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, उसके एंड के ऊपर जो है एक बॉल अटैच है। अब हम लोग इस स्ट्रिंग से जो इस बॉल को जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग इस बॉल को जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हैं इस स्ट्रिंग के थ्रू, तो ये मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है इस बॉल को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी वजह से जो है वो इस स्ट्रिंग में जो है वो एक टेंशन क्रिएट होगी है। टेंशन क्रिएट यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो टेंशन जो है वो जो इस स्ट्रिंग में क्रिएट हुई है वो इस बॉल को जो है वो टुवर्ड्स दिस सेंटर जो है वो सिक करेगी। ठीक है, तो उस टेंशन की वजह से ये जो बॉल है वो टुवर्ड्स दिस सेंटर सिक होगी, लेकिन उस बॉल के वेट के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो डाउनवर्ड भी मूव करेगी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस बॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब इस बॉल के ऊपर लगेगी तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बॉल को जो है वो नीचे की तरफ खींचेगी। स्टूडेंट जब इस पॉइंट पे होती है बॉल, जब बॉल इस पॉइंट के ऊपर होती है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जब बॉल होती है तो अब देखिए ये जो टेंशन फोर्स इस बॉल के वेट के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है वो ज़मीन जो है वो इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जो टेंशन है जो कि इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वो उस टेंशन को इस स्ट्रिंग को जो है वो एक सेंटर सिक दे रही है। इस स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो इस बॉल को जो है वो सेंटर की तरफ सिक कर रही है, लेकिन जो इस बॉल के ऊपर जो है वो हमारे पास इस बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, इसकी वेट की वजह से वो बॉल को जो है वो डाउनवर्ड पुल प्रोवाइड करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास अब देखें ये जो टेंशन है स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लग रही है जो कि स्ट्रिंग जो है इसको एक सेंटर सिक दे रहा है, लेकिन इस बॉल के ऊपर जो है वो इस बॉल के वेट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है और इस बॉल का जो वेट है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है जो कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस बॉल को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस बॉल का जो वेट है और इसके स्ट्रिंग की वो स्ट्रिंग जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो वेट टेंशन है वो उस स्ट्रिंग की टेंशन और वेट जो है वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है जो कि ये सेंटर जो है वो इस बॉल को प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम लोग सबसे पहले जो है वो डाटा की हेडिंग देंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो डाटा क्या क्या है। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.3 है, उसके डाटा की हेडिंग दी एज अ बाल इज मूविंग इन अ सर्कल। बाल जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बाल मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बाल जो है वो अब देखिए हमारे पास ये एक बाल जो है वो एक कह रहे सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, तो इस बाल के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो जो है वो मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। इस बाल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमें जो है वो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी एट पॉइंट ए। जब ये इस पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगी, ये बॉडी जब इस पॉइंट एट के ऊपर आ जाएगी, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दी बॉल। तो इस बॉल के ऊपर जो दो फोर्सेस लगेंगी, एक इस टेंशन लगेगी इस स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग में टेंशन है जो कि जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, और इस दूसरा जो है इस बॉल का जो है वेट होगा जिसकी डायरेक्शन भी इस पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर आकर जो है वो डाउनवर्ड भी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट ए टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉल, टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट ऑफ द बॉल। जो हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं जो कि पॉइंट ए के ऊपर जो है बॉल के ऊपर लगती हैं। नेक्स्ट हमारे जो चीज़ रिक्वायर्ड है इस एग्जांपल से वो ये है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख देंगे कि टू फोर्सेस वेट एंड टेंशन आर एक्टिंग अलोंग द रेडियस एट पॉइंट ए। के हमारे पास देखें ये हमारे पास इस पॉइंट ए के ऊपर जो है वो बॉल है,
ठीक है। इस पॉइंट ए के ऊपर जो बॉल है, ठीक है, तो इस बॉल के ऊपर जो है वो वेट भी लग रहा है इस बॉल का, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी लग रही है अलोंग द रेडियस एट पॉइंट ए। इस रेडियस के अलोंग सो देयर वेक्टर सम मस्ट फर्निश द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस वजह से इस बॉल के वेट का और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उनका जो वेक्टर सम होगा वो हमारे पास उतना ही होगा जितनी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है इस बॉल को। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग लिख देंगे कि हम लोगों ने ये टेंशन का और वेट का जो वेक्टर सम किया तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्केयर ओवर आर के इक्वल आ गई, कि हमारे पास जो टेंशन और वेट का सम है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो चीज़ रिक्वायर्ड है, हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो टेंशन है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने टेंशन को सेपरेट करना है। ये वेट यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एम वी टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्केयर वेट हमारे पास आपको पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एम जी आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, मैथ्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इंटू वी स्केयर ओवर आर नेगेटिव जी आ जाएगा। तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन जो है वो वी स्केयर ओवर आर है, लेकिन जो है वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस वजह से उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास ए जो है वो जी की इक्वल हो जाएगा, तो जी स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर आ जाएगा। तो जब हम लोग जहाँ पे जी पुट करेंगे तो ये जी और जी जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, तो टी इज इक्वल टू एम। जब इस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टेंशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो वही चीज़ हम लोगों ने लिख दी है कि इफ़ वी स्केयर ओवर जी इज इक्वल टू जी, तो हमारे पास जो है वो if v square over r, if v square over r is equal to g, then tension will be 0 and the centripetal force is just to weight of the ball। कि हमारे पास अगर v square over r जो है वो g की इक्वल आ जाए तो टेंशन जो है हमारे पास 0 हो जाती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो हमारे पास बॉल के वेट के ऊपर ही लगती है। यानी कि हमारे पास अगर टेंशन जो है वो 0 हो गई है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बॉल के वेट के ऊपर ही लगती है। पास कि एन अर्थ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट एट डिस्टेंस of 380,000 kilometer from the earth's surface. What is the period of one revolution in days? Take mass of अर्थ का जो मैस उन्होंने कहा है कि वो है हमारे पास 6 मीटर पर 10⁻24 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। हमारे पास ये जो है एक स्टेटमेंट दी गई है एग्जाम्पल नंबर 3.4 की। तो ये एग्जाम्पल हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो 6400 किलोमीटर है ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, और जो हमारे पास 384,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है हमारे पास वो सैटेलाइट का डिस्टेंस है अर्थ की सरफेस से। इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है ये अर्थ है और ये सैटेलाइट जो है वो इस अर्थ के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। इस अर्थ के सेंटर से लेकर इस सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 384,000 किलोमीटर है, और इस अर्थ का रेडियस आर जो है हमारे पास वो 6400 किलोमीटर है। अर्थ का जो रेडियस है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर है। अर्थ का जो मैस है हमारे पास किलोमीटर है, सॉरी, अर्थ का मैस उन्होंने कहा है हमारे पास जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg है। ये अर्थ का मैस है। उन्होंने कहा है कि फाइंड क्या करना है हमारे पास कि इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड जो है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है दिनों में बताएं। दिनों में बताएं यानी कि अगर इस सैटेलाइट को मान लीजिए कि सैटेलाइट को जो है अर्थ के अराउंड अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अगर 48 घंटे लगते हैं यानी कि 48 आवर्स लगते हैं, तो मतलब कि 2 दिन लगते हैं। तो इस सैटेलाइट्स को जो है अर्थ के अराउंड मूव करते हुए जितने घंटे लगेंगे हमने उसको दिनों में कन्वर्ट करना है। तो वही बात पूछी गई है कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन डेज में हमारे पास कितने दिनों में जो है ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स।
और फिर टेक मैस ऑफ अर्थ, अर्थ का मैस हमें उन्होंने बता दिया कि अर्थ का जो मैस है वो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg है, उसका रेडियस 6400 किलोमीटर है। वो अर्थ जो है वो सैटेलाइट जो अर्थ के राउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और अर्थ के और सैटेलाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 84,000 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स देखें, जब हम लोगों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक ऑर्बिटल सैटेलाइट वाला टॉपिक भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये एक फार्मूला पढ़ा था V=GM/R। फ्रेंड्स देखें, हमारे पास जो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि S=VT, ठीक है। तो हमारे पास S=VT एक फार्मूला था, जब हम लोग T को सेपरेट करते थे तो V=S/T बन जाता था। अब ये जो S है वो हमारे पास डिस्टेंस है, जो कि ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के राउंड सर्कल में मूव करके, यानी कि ऑर्बिट में मूव करके कवर करता है। और ये डिस्टेंस हमारे पास जो है 2πr के इक्वल होता है। तो S= कि जब हम लोगों ने 2πr वैल्यू पुट की, ऐसे की वैल्यू जो 2πr पुट की 2πr/T, तो हमारे पास जो है वो V=2πr/T बन गया। अगर हम T को इधर ले जाएं, V को इधर ले आए, तो हमारे पास जो है वो T=2πr/V भी बन सकता है। देखें, हमारे पास ये जो अर्थ का रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अर्थ के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो उसका रेडियस है हमारे पास 6400 किलोमीटर है। और इस अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अर्थ के सर्कमफ्रेंस से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने H से रिप्रेजेंट किया है। और अर्थ के सेंटर से लेकर जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने स्मॉल r से डिनोट किया है, कि अर्थ से सेंटर से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस और अर्थ के सर्कमफ्रेंस से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग ने H का नाम दिया है, उन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी कि R= हमारे पास कैपिटल R प्लस H के इक्वल होगा। सैटेलाइट जो है वो कितने दिनों में जो है वो अर्थ के राउंड अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इसकी वो टाइम हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है डेज में। और टाइम फाइंड आउट करने से पहले हम लोग वो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं कि सैटेलाइट जो है कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है अर्थ के राउंड, जो V=√GM/R के साथ। इस फार्मूले से हम लोग जो पहले सैटेलाइट की जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि अपने वो ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। फिर हम लोग उसका जो टाइम फाइंड आउट करेंगे T=2πr/V के वो कितने टाइम में जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड दी अर्थ के। अराउंड दी अर्थ वो अपना रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, उस टाइम को हम लोगों ने फिर दिनों में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 3.4 थी, उसके स्टेटमेंट से हम लोगों ने सारा डाटा लिख लिया कि डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, के अर्थ की सरफेस से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 384,000 किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ का जो हमारे पास रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है हमारे पास। और डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ, किस अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास अर्थ के रेडियस और अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा उन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अर्थ की सैटेलाइट से लेकर जो अर्थ की सरफेस से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है तक है वो हमारे पास 384,000 किलोमीटर है। और अर्थ का जो रेडियस है हमारे पास 6400 किलोमीटर है। जब हम लोगों ने इनको सम किया तो हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस, सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 390,400 किलोमीटर आ गया। जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया, यानी कि पॉइंट यहाँ पे है, इसको राइट से जो है वो 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करवाया, तो हमारे पास 3.904 मल्टीप्लाई 10⁸8 हमारे पास यहाँ पर इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास किलो था। तो हमारे पास यानी कि 3 ये जो था वो 390,400 मल्टीप्लाई 10⁻³ के इक्वल था। तो जब इस पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर मूव करवाया तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई 10⁻5 बन गए, ठीक है।
10⁻³ और 10⁻5 बन के फिर जब इन दोनों को प्लस करवाए तो हमारे पास जो अर्थ के सेंटर से लेकर उसके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3.904 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर आ गया। और अर्थ का मैस जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास m = 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, यानी कि अर्थ का मैस जो हमें दिया गया है वो इतना है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इन डेज़ में, यानी कि जब जो सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितने दिनों में करता है, कैपिटल T हम लोगों ने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने फार्मूला ही लिखने हैं। तो पहला जो फार्मूला है हमारे पास v = gm/r के हमारे इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया कि जो हमारे पास सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है एक ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। फिर t = 2πr/v, इसको हम इस फार्मूले को हम लोग को इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे कि वो अगर एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड जो है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ करता है और कितने टाइम में करता है दिनों में, वो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। जी की जो वैल्यू है हमारे पास जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 है, -11 है। और m जो है अर्थ का मैस है, अर्थ का मैस आपको पता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg की इक्वल है। आर की जो वैल्यू हम लोगों ने हमारे पास यानी कि अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा, हम लोगों ने ये फाइंड आउट की है। तो जहाँ यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करके जो है वो हम लोग जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे v की वैल्यू तो हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकेंगे। क्वेश्चन 1 थी हमारे पास v = √gm/r, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 थी। जब हम लोगों ने जी की जो कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट की 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। फिर अर्थ के मैस की वैल्यू पुट की 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। फिर हमारे पास ये जो अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पुट की 3.904 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। हम लोगों ने जब सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास जो v की वैल्यू आई यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो 1012 मीटर पर सेकेंड आ गई। जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो पॉइंट यहाँ पर था, फिर इसको 3 प्लेसेस जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव करवाया तो जिसकी वजह से 10⁻³ बन गया हमारे पास। तो v = 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो हमारे पास थी t = 2πr/v। हमारे पास जब पाई जो है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, जब 2 की इंटू हम लोगों ने पाई की वैल्यू पुट की 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास जो थी यानी कि अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस था वो इतना था। जब आर की वैल्यू पुट की फिर हमारे पास वी जो है जिसकी जो वी की जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है 1.012 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, जब वो पुट की तो फिर इस सारी कंडीशन को सॉल्व आउट करके हमारे पास जो टाइम आ गया वो 22,640 सेकेंड आ गया। हम उन्होंने कहा है कि टाइम पीरियड को जो है वो डेज़ में फाइंड आउट करें। तो जब हम लोगों ने इसको डेज़ में फाइंड आउट करने के लिए, अब देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में जो एक मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। इस वजह से ये जो हमारे पास टाइम आएगा उसको 60 और 24 से जब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो टाइम निकल के आया यानी कि जो फिर हमारे पास दिन निकल के आए कि ये हमारे पास अर्थ है और इस सैटेलाइट को जो है वो अर्थ के अराउंड अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितने दिन लगते हैं वो 28 दिन होते हैं। कि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को अपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 28 दिन लगते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सारा न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करके इसके एंड के ऊपर जो है इसका आंसर लिख देना है कि द पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज़ 28 डेज़ के जो है सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 28 डेज़ लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नंबर 3.5 कि हमारे पास द मैस ऑफ अर्थ इज़ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg कि हमारे पास अगर अर्थ का मैस जो है वो इतना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़, यानी कि ये जो हमारे पास अर्थ है, देखें अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है।
तो सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो है 1.50 × 10⁻11 मीटर है। एज सीन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ स्टार, अगर हम लोग नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन से देखें, नॉर्थ स्टार की डायरेक्शन से देखें तो द अर्थ रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज, के जो अर्थ जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल्स मूव करती हैं अर्थ जो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन, सन के अराउंड, ठीक है, इस तरह। तो डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट द सन, तो फिर जो हमारे पास अर्थ जो है वो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अबाउट द सन, अज्यूमिंग दैट इट ट्रांसफर्स अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ सन once a year is 3.16 × 10⁻7 सेकेंड। उन्होंने कहा है कि ये अज्यूम करें कि हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी सैटेलाइट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक अज्यूम करें कि यहाँ पर जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ सैटेलाइट अराउंड द सन वंस अ ईयर, साल में एक दफ़ा, यानी कि साल पहले तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है अर्थ जो है सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, लेकिन कहते हैं कि साल में एक दफ़ा जो है वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है वंस अ ईयर 3.16 × 10⁻7 सेकेंड में, यानी कि इतने टाइम में जो है साल में एक दफ़ा अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड करना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आपको पता है L = mr/v sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि देखें कि ये हमारे पास सन है और ये जो हमारे पास अर्थ है जो कि सन के अराउंड ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अब सन इस तरफ मूव कर, अर्थ इस तरफ मूव कर रही है, सन यहाँ पर है, यानी सन का जो डिस्टेंस होगा अर्थ से, या अर्थ का जो डिस्टेंस होगा सन के सेंटर से, कि ये देखें ये हमारे पास सन है, सन का जो है इस और अर्थ के ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के साथ रेडियस r है, अर्थ जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस वजह से यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो L = mr/v sin थीटा के इक्वल है। थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का आ गया, तो L = mr/v sin 90 डिग्री का हो जाएगा। sin 90 हमारे पास 1 होता है, L = mr/v × 1 आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया, L = mr/v। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है L = mr/v है, m जो है मैस है, r जो है हमारे पास रेडियस है। अर्थ का मैस भी हमें दे दिया गया 6 × 10⁻24 kg, और जो है वो रेडियस भी पता है हमें कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ 1.50 × 10⁻11 मीटर, यानी कि हमें m की वैल्यू भी दी गई है, r की वैल्यू दी गई है, हमें v की वैल्यू नहीं दी गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी गई। तो आपको पता है कि S = जो है हमारे पास VT होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने V को सेपरेट करना है तो V = S/T होगा, और S जो है हमारे पास 2πr के इक्वल होता है, तो V = हमारे पास 2πr/T आ जाएगा। पहले हम लोग जो है वो V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फिर उस V की वैल्यू को जो इस एंगुलर मोमेंटम में पुट करेंगे, फिर हमारे पास जो है वो इस यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.5 है, हम लोगों ने उसका डाटा लिख लिया। क्या उसके डाटा में हमारे पास जो अर्थ का मैस है वो दिया गया है 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ज़मीन से जो सन तक का डिस्टेंस है वो दिया गया 1.5 × 10⁻11 मीटर। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया कि टाइम पीरियड हमें कितना दिया गया है 3.16 × 10⁻7 सेकेंड रिक्वायर्ड हमें, यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका फार्मूला हमें, फिर हम लोगों ने फार्मूला की हेडिंग लगाकर फार्मूला लिख दिया कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो L = mvr है।
यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर हमें अर्थ का मास भी दिया गया है, डिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू भी दी गई है, वी हम लोगों ने हमारे पास नहीं है इसलिए वी फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं वी इज इक्वल टू 2πr/t। जब यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला की हेडिंग लगाकर हम लोग जो है वो MVR लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जब इस सोल्यूशन लिखेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो v इज इक्वल टू s/t होगी। s जो है हमारे पास 2πr के इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर, एक साल में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एस वो हमारे पास 2πr के इक्वल है। देन टी बिकम्स द टाइम पीरियड, टी हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड टी बन जाएगा। तो वी नोट या वी नोट जो है यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 2πr/t की इक्वल हो जाएगी। जब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, जब हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 2 × पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, आर की वैल्यू हमें दी गई है डाटा में ही जो कि 1.5 × 10⁻11 मीटर है आर की वैल्यू, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको जो टाइम हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड जो हमें एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में हमें जो टाइम पीरियड ये दिया गया है वो हमारे पास 3.16 × 10⁻7 सेकेंड है। जब हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को सोल्ड आउट किया तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 29810 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गई। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट है 2981, पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट। जब हम लोग उसको 3 प्लेसेस जो है राइट हैंड साइड पे मूव कराएंगे, सॉरी 4 प्लेसेस राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे क्योंकि ये हमारे पास 0 है। जब हम लोग इस सारी चीज़ को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 29810 आएगी मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे है। हम लोग जब उसको 4 प्लेसेस जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे तो हमारे पास 2.981 आ जाएगी और 10⁻² की पावर जो है वो 4 आएगी। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई 2.981 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था L = mr/v। मैस की वैल्यू भी थी हमारे पास, आर की वैल्यू भी थी, तो फिर वी नॉट की जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो फार्मूला जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया था यानी कि L = mr/v, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। जब हम लोग फिर इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, m यानी कि अर्थ के मैस की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। फिर v जो हम लोगों ने जो वेलोसिटी फाइंड आउट की थी ये वाली वी की ये वैल्यू है। फिर आर की वैल्यू ये हमारे पास के जो अर्थ से जो है वो सन तक का जो डिस्टेंस ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर था। जब ये इस सारी कंडीशंस को हम लोगों ने सॉल्व आउट किया तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻40 किलोग्राम मीटर्स के पर सेकेंड आ गई। हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। तो फिर हम लोगों ने नीचे लिख दिया कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज, के सन के अराउंड जो अर्थ का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻40 किलोग्राम मीटर्स के पर सेकेंड है। तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है वो हमें ये शो करवा रहा है कि पॉजिटिव साइन शोज दैट रेवोल्यूशन इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, कि जिस तरह घड़ी की जो नीडल्स होती हैं वो इस तरह मूव करती हैं तो इस तरह अर्थ भी जो है वो सन के अराउंड है इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज में मूव कर रही है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो मतलब कि काउंटर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की जो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं वो सोल्ड आउट की। आप लोग इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कीजिएगा और अपनी आपको परफेक्ट बनाइएगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं ये न्यूमेरिकल्स में पेपर्स में न्यूमेरिकल्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।